जय हिंद दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार आप सबों का अपने यूट्यूब चैनल एकलव्य ज्ञान वाटिका पर स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लोग देखेंगे मानव जनन का एक नेक्स्ट टॉपिक जो संबंधित है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, नर जनन तंत्र से संबंधित। देखिए, अक्सर हम लोग के दिमाग में ये सवाल उठता है कि आखिर स्पर्म बनता कहाँ है, शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है। तो हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे कि शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, तो उसमें क्या देखे थे कि शुक्राणु का निर्माण सेमिनल वेसिकल के अंदर होता है। अब सवाल उठता है कि क्या शुक्राणु का निर्माण होता है तो फिर वो जमा कहाँ रहता है, आखिर उसका स्टोरेज कहाँ होता है, उसका भंडारण कहाँ होता है। जिस तरह से हम लोग क्या देखते हैं कि किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी उत्पादन केंद्र में, किसी भी वस्तु का निर्माण होता है तो एक गोदाम होता है, एक स्टोरेज सिस्टम होता है, एक ऐसा जगह होता है जहाँ पर जो सामान का मैन्युफैक्चरिंग हुआ है, जिसका निर्माण हुआ, उसको स्टोर करके रखा जाता है। तो क्या शरीर के अंदर स्पर्म का निर्माण हुआ है, शुक्राणु का निर्माण होता है, तो उसका फिर स्टोरेज होता कहाँ है, ये भी जानना जरूरी है। और जब हम ये नहीं जान पाएंगे कि स्पर्म का निर्माण हुआ कहाँ और जमा कहाँ हुआ, कैसे वो मैच्योर हुआ, तो फिर ज्ञान अधूरा रह जाएगा और पूरा कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। चलिए इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग यह सीखने का प्रयास करेंगे कि शरीर में स्पर्म का स्टोरेज कहाँ पर होता है। तो देखिए, हम लोग देखे थे यहाँ पर हम लोग क्या देखे थे कि ये टेस्टिस का एलएस काट कर हम लोग देखे थे कि ये टेस्टिस का बाहर का लेयर है ना। ये विर्सन का बाहर का लेयर था और ये क्या था, सेप्टा था। सेप्टा के अंदर लोब्यूल था जिसके अंदर सेमिनल वेसिकल था। ये सब क्या है, ये सब है सेमिनिफेरस टिब्यूल्स। ये सब क्या है, सेमिनिफेरस टिब्यूल्स है। ये सेमिनिफेरस टिब्यूल्स है। आप देखिए, सेमिनिफेरस टिब्यूल्स जो एक लोब्यूल के अंदर तीन से चार रहता है, तो ये सब आगे चलकर मिलकर एक संरचना का निर्माण करता है। ये नलीनुमी संरचना का निर्माण करता है जिसको कहते हैं अधिवृषण या इपीडिडाइमिस। इसको क्या कहते हैं, इपीडिडाइमिस या अधिवृषण। अब देखिए, ये अधिवृषण का अगर हम लोग देखें तो ईपी का मतलब होता है ऊपर, है ना। तो ये विर्सन के ऊपर रहता है, विर्सन के ऊपर ऐसे करके छतरी नुमा रहता है ना। तो इसको क्या कहते हैं, इपीडिडाइमिस। इपीडिडाइमिस का एक छोर सेमिनिफेरस टिब्यूल से जुड़ा है और दूसरा छोर किससे जुड़ा है, वास डिफरेंस से। क्योंकि इसी का जो नीचे का पोर्शन है, टेल रीजन है, आगे चलकर ये वास डिफरेंस में परिवर्तित हो जाएगा। और ये जो वास डिफरेंस है, ये नली का काम करता है, शुक्राणु को ढो के ले जाता है कहाँ, पेनिस तक। और पेनिस से फिर क्या होगा, जब फीमेल के अंदर पेनिस प्रवेश करेगा, फीमेल के योनि के अंदर जब पेनिस प्रवेश करेगा तो फिर वहाँ पे स्पर्म को निकालेगा, है ना। तो देखिए यहाँ पे ये तो हुआ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, मतलब यहाँ पे निर्माण हो रहा है, सिंथेसिस हो रहा है। मैन्युफैक्चरिंग करने का मतलब जैसे कंपनी, ये जो कोई कंपनी होता है वहाँ पे निर्माण होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग कहेंगे सिंथेसिस। बायोलॉजी में हम लोग टर्म यूज करते हैं सिंथेसिस। तो यहाँ पर क्या है कि निर्माण हो रहा है। अब निर्माण हो रहा है तो फिर उसका गोदाम कहीं पर होगा जहाँ पे स्टोर होगा, उसको रखेंगे। तो यहाँ इस जो सेमिनिफेरस टिब्यूल्स था, इसके अंदर क्या था कि स्पर्म का निर्माण हुआ। निर्माण होने के बाद ये सब स्पर्म कहाँ जाएगा, इस इपीडिडाइमिस में, और इस इपीडिडाइमिस में ही स्टोरेज होता है। तो शुक्राणु का भंडार गृह कौन है, शुक्राणु का भंडार गृह इपीडिडाइमिस है। शुक्राणु का निर्माण स्थल कौन है, शुक्राणु बनाने की फैक्ट्री कौन है, तो वो है सेमिनिफेरस टिब्यूल्स। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब देखिए, इपीडिडाइमिस को अगर हम लोग देखें तो इसका 3 पार्ट होता है। इसको हम लोग 3 भाग में बांट सकते हैं, हेड, बॉडी और टेल। हेड को कहते हैं कॉपुट इपीडिडाइमिस, बॉडी को कहते हैं कॉर्पस इपीडिडाइमिस और टेल को कहते हैं कॉडा इपीडिडाइमिस। ये 3 पोर्शन होता है। तो ये जो रीजन है, ये ऊपर का जो रीजन है, ये हेड रीजन है। हेड रीजन में क्या होता है कि स्पर्म ज़्यादा कॉन्सनट्रेटेड बनता है। स्पर्म जो है, जैसे यहाँ तो स्पर्म अभी बना ही था। अब देखिए, कोई भी सामान फैक्ट्री में बनता है, तरोताज़ा बनता है, तो बनने के बाद क्या होता है कि उसको और प्रोसेसिंग किया जाता है।
तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे स्पर्म बना है। स्पर्म बनने के बाद इस एरिया में कॉपुट क्या कहते हैं एपिडिडाइमिस में हेड रीजन में क्या होता है, ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता है। और यहाँ पे चूंकि स्पर्म नॉन मोटाइल होता है, नॉन मोटाइल का मतलब होता है कि उसमें एबिलिटी टू मूव, एबिलिटी टू स्विमिंग, क्योंकि स्पर्म है, अगर हम लोग स्पर्म की संरचना इसे डिटेल में हम लोग देखेंगे तो स्पर्म की संरचना क्या ऐसा होता है, ये टेल जो होता है ये पूंछ चलने में मदद करता है, क्योंकि अगर स्पर्म चलेगा नहीं तो फिर उसको तो फीमेल के फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचना है। हम लोग जब शारीरिक संबंध बनाते हैं तो स्पर्म को वेजाइना के अंदर डालते हैं, योनि के अंदर डालते हैं और गर्भाशय के मुख तक जाता है, लेकिन वहाँ से फैलोपियन ट्यूब तक कैसे पहुँचेगा। जैसे इसको ऐसे समझिए कि ये क्या है, इधर भी होगा, ये फैलोपियन ट्यूब है। अब देखिए ये क्या है, फैलोपियन ट्यूब है। यहाँ अंडाशय से अंडा निकलेगा तो यहाँ पर आया, फैलोपियन ट्यूब में आया, यहाँ पे अंडाणु आ गया, एग सेल। स्पर्म तो पुरुष का जो पेनिस है वो अंदर प्रवेश किया, यहाँ पे स्पर्म को डाल दिया, है ना, स्पर्म को यहाँ पे डाल दिया, तो फिर यह इस अंडाणु तक कैसे पहुँचेगा। इस अंडाणु तक चलने के लिए तो उसको पूंछ चाहिए, है ना, बिना पूंछ का तो इसका कोई पूंछ ही नहीं रहेगा। तो ये स्पर्म जो चलता है तो उसके लिए गतिशीलता प्रदान करने के लिए इसके अंदर टेल होना चाहिए, और वो मोटाइल होता है, वो चलने में मदद करता है, मतलब गतिशीलता रहता है। लेकिन जब शुरुआत में स्पर्म बनता है तो वो नॉन मोटाइल होता है, और जब नॉन मोटाइल होगा तो वो एग को फर्टिलाइज करने में सक्षम नहीं होता, मतलब उसमें कैपेसिटेशन की एबिलिटी नहीं होता है ना। और इस रीजन में अगर इसका हिस्टोलॉजिकल एनालिसिस करें तो इस रीजन में, इस क्षेत्र में स्मूथ मसल कम मात्रा में पाया जाता है और एपिथेलियम जो है वो मोटा होता है। थिक रीजन ऑफ एपिथेलियम प्रेजेंट इन दिस रीजन। अब देखिए दूसरा पोर्शन जो है बॉडी, ये जो बॉडी है इसका अगर हम लोग अध्ययन करें कॉर्पस से एपिडिडाइमिस का जो इसका बॉडी पार्ट है इसका अध्ययन करें तो इसमें एपिथेलियम टिश्यू और स्मूथ मसल टिश्यू मतलब बीच बीच में होता है, न ज़्यादा न कम, मतलब ठीक ठाक रहता है। और ये जो टेल रीजन है एपिडिडाइमिस का, जो टेल रीजन है जिसको कहते हैं कॉडा एपिडिडाइमिस, एक्चुअली यही स्पर्म को स्टोरेज का काम करता है, यही इसका भंडार गृह है। चूँकि स्पर्म का निर्माण यहाँ पर हुआ था सेमिनिफेरस टिब्यूल्स में। अब ये कॉपुट एपिडिडाइमिस, उसके बाद कॉर्पस एपिडिडाइमिस और कॉडा एपिडिडाइमिस, मतलब इतना चरण तक गुजरा है। लगभग 6 से 10 दिन का ये समय लगता है। स्पर्म निर्माण से लेके उसका स्टोरेज तक पहुंचने में 6 से 10 दिन लगता है। आप इसको ऐसे समझिए कि किसी भी सामान का उत्पादन फैक्ट्री में हुआ, उस फैक्ट्री में हुआ, वहाँ से लेकर और जहाँ पे गोदाम है, गोदाम तक ले जाने में 6 से 10 दिन का वक्त लगा। आप सिंपल भाषा में समझिए। उसी ढंग से यहाँ पर देखेंगे तो ये क्या है, कॉडा एपिडिडाइमिस तक पहुँचने में 6 से 10 दिन का लगता है समय। और यहाँ पे स्टोरेज होता है, स्पर्म का स्टोरेज होता है। और इस एरिया में क्या है, स्मूथ मसल जो है ज़्यादा पाया जाएगा और इसमें क्लियर सेल प्रेजेंट होता है। उसी ढंग से हेड रीजन में क्या होगा, एपिकल सेल प्रेजेंट रहेगा, जहाँ यहाँ पे हमने लिखा भी है एपिकल सेल प्रेजेंट होता है। ये एपिकल सेल है। एपिकल सेल कॉपुट एपिडिडाइमिस में प्रेजेंट होता है जो एपिडिडाइमिस का हेड रीजन है, लेकिन कॉडा एपिडिडाइमिस में क्या रहता है, क्लियर सेल प्रेजेंट रहता है। तो एक बात तो क्लियर हो गया कि स्पर्म का स्टोरेज अगर सिंपली पूछा जाए कहाँ पर होगा तो कह देंगे एपिडिडाइमिस में होगा। एपिडिडाइमिस के किस पार्ट में होगा तो पूंछ में होगा, टेल रीजन में होगा। और टेल रीजन का दूसरा नाम क्या है, कॉडा एपिडिडाइमिस। बात क्लियर है। अब देखिए एक और यहाँ पे टर्म हमने लिखा है स्टेरियोसिलिया। ये स्टेरियोसिलिया क्या है कि स्टेरियोसिलिया स्पर्म जो होता है, स्पर्मेटोजोआ जिसको कहते हैं, उसका 90% तरल पदार्थ को ये अवशोषित कर लेता है। और जो स्पर्म नॉन मोटाइल होता है जिसमें गतिशीलता नहीं होता है उसको मोटाइल बनाता है। ठीक है, उसको क्या करता है, मोटाइल बनाता है, मतलब कि अब गतिशीलता प्रदान करता है। और फर्टिलाइजेशन के लिए उस स्पर्म का मोटिलिटी होना ज़रूरी है, स्पर्म का चलना ज़रूरी है। स्पर्म अगर थुलथुल होकर बैठा रहेगा, स्थूल होकर बैठा रहेगा, चलेगा फिरेगा नहीं तो फिर वो फर्टिलाइजेशन कैसे करेगा, अंडाणु क्या करेगा, पाएगी अंडाणु तो चलेगी नहीं। चलना तो है स्पर्म को, और स्पर्म को चलना कब है,
क्योंकि फर्टिलाइजेशन के लिए स्पर्म को चलना बहुत ज़रूरी है। और ये स्टेरियोसिलिया जो होता है ये 90% इसका फ्लूइड जो होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, और इस तरह से ये मोर्टाइल हो जाता है। लेकिन अगर हम लोग देखें फुल्ली मोर्टिलिटी जो है, पूरी तरह से गतिशीलता स्पर्म में उस समय आता है जब मेल के पेनिस से स्पर्म निकलकर फीमेल के योनि में प्रवेश करता है। बात समझ में आई? जब मेल के शरीर से, जब पुरुष के शरीर से, पुरुष के पेनिस से, सीसन से स्पर्म निकलकर जब फीमेल के वेजाइना के अंदर प्रवेश कर जाता है, तब जाकर उसमें फुल्ली मोबिलिटी आता है, फुल्ली वो मोर्टाइल हो जाता है। अभी तक वो मतलब उसमें मोबिलिटी आने के बाद क्या होता है, वो चलना फिरना शुरू करता है। इस तरह से हम लोग क्या देखें कि स्पर्म का स्टोरेज एपिडिडाइमिस के कॉडा रीजन में हुआ, और यहाँ पे ही स्पर्म मैच्योर होता है, परिपक्व होता है। तो एपिडिडाइमिस में क्या क्या होगा, स्पर्म का स्टोरेज होगा, स्पर्म का मैच्योरेशन होगा, मतलब स्पर्म परिपक्व होगा और फर्टिलाइजेशन के योग्य बनेगा, निषेचन के योग्य बनेगा। अब इसमें बहुत सारा इन्फेक्शन हो भी होता है, जिसको हम लोग आगे की वीडियो में देखेंगे। तो 2-3 बात याद रखना है। अगर कभी भी परीक्षा में पूछे, चाहे कंपटीशन का एग्ज़ाम हो या बोर्ड का एग्ज़ाम हो, उसमें अगर ऑब्जेक्टिव में पूछे या सब्जेक्टिव में पूछे कि स्पर्म का स्टोरेज कहाँ पर होगा, मतलब भंडारण कहाँ होगा, एपिडिडाइमिस में। एपिडिडाइमिस के किस रीजन में होगा, तो कॉडा रीजन में, जिसको टेल रीजन भी कहेंगे, कॉडा एपिडिडाइमिस। स्पर्म का मैच्योरेशन कहाँ होगा, स्पर्म परिपक्व कहाँ होगा, तो एपिडिडाइमिस में। स्पर्म निषेचन के योग्य कहाँ पर बनेगा, तो वो भी होगा एपिडिडाइमिस में। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि एपिडिडाइमिस। अच्छा, एपिडिडाइमिस की लंबाई कितनी होती है, इसको भी जानना जरूरी है। ये लगभग 6 से 7 फीट लंबा होता है, 6 से 7 मीटर। अगर फीट में देखें तो 20 से लगभग 23 फीट का होता है इसकी लंबाई एपिडिडाइमिस की। एपिडिडाइमिस की जो लंबाई है 6 से 7 मीटर या 20 से 30 मीटर फीट की होती है। तो ये इस तरह से ये एक कुंडलित संरचना है, हाईली क्वाइल्ड ये है। ये भी जो है इस यहाँ पे तो हमने स्ट्रेट दिखाया, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये भी हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है, बहुत ही कुंडलित संरचना है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि स्पर्म का स्टोरेज कहाँ होगा, परिपक्व कहाँ होगा, और वो निषेचन के योग्य कहाँ पर बनेगा। अब आगे की वीडियो हम लोग फिर देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। आप इसे नोट कर लें, और कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। आपको ये वीडियो कैसा लगता है, आप कमेंट सेक्शन में अपना बहुमूल्य समय देकर अपना कमेंट जरूर लिखें, ताकि हमें अगला वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिले और आपकी सेवा में हम फिर नया वीडियो लेकर प्रस्तुत हो सकें। तब तक के लिए जय हिंद। ओके, ऑल द बेस्ट।